एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज जो फिज़िक्स का पेपर हुआ है बोर्ड का, उसके सॉल्यूशन के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का पेपर रहा और क्या आपने किया है और क्या उसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने इस पेपर को दिया है तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर लीजिए और देखिए आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन है, चांदी का परावैद्युतांक होता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिल्वर। तो ये होता है अनंत, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक ट्रांजिस्टर का फिगर दिखाया गया और ये बताया गया कि ये किस तरह का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक का, यानी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का ये एग्जाम्पल है। यानी ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये किसका डायग्राम है? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में आपको दिया गया है, देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, what will be the refractive index of a thin prism material if its refracting angle and the angle of deviation are same। यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन सेम है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो ये होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये रिएक्शन आपको दी गई थी और पूछा गया था कि किस तरह की रिएक्शन है, ये किस तरह का ये एग्जाम्पल है, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये रिप्रेजेंट कर रही है न्यूक्लियर फ्यूज़न को, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। यानी नीचे आपको पार्टिकल दिए गए, उनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन तो होता है, न्यूट्रॉनो भी होता है और पॉजिट्रॉन भी होता है। अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance R, conductance L and capacitor C are connected in series. The frequency of the alternative current source is N and the resonant frequency is NR. Under which condition does the current lag behind the voltage? यानी किस कंडीशन में करंट जो होगा वो वोल्टेज से लैगिंग कर जाएगा? तो ये कर जाएगा when the frequency of the circuit इज़ लेस देन द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, इज़ ग्रेटर देन द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही था। नेक्स्ट देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और उनके ये ऑप्शन सही थे। अब नेक्स्ट है, देखिए सेक्शन बी, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए थे। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषता बताइए, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको करेक्टरिस्टिक बतानी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, क्या होती हैं? ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसके साथ साथ इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा और क्या आपको बता देना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या था? आसान था। दहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से आप क्या समझते हैं? तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आपको बता देनी थी। इसके अलावा देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, n = 3/2 और इसको n = 3/2 वाले में ही डुबो दिया गया है। तो फोकस दूरी की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो f हो जाएगी इन्फाइनिटी और ये एक प्लेन गिलास की भांति कार्य करता। ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का सा क्या अभिप्राय है? तो बीटा क्या होता है? बीटा = होता है IC/IB, यानी कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशो होता है डेट इज़ कॉल्ड बीटा। ठीक है, 7 और 14 में नाभिक में कूलाम के आवेश की गणना की थी।
यानी नाभिक पे कितना आवेश है ये आपको बताना था। तो नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन रहते हैं और इसके अंदर कितने प्रोटॉन है 7, इस वजह से इस पर 7 चार्ज होता है, वो भी प्लस का। यानी 7 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻19 से अगर मल्टीप्लाई आप करते तो कूलाम में आपका आंसर मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक हेनरी स्वप्रेरित्र यानी आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताना था। आसान था बहुत, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। नेक्स्ट देखो, यहाँ ये आपको इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, ये भी आसान था। इसमें क्या दिया गया था कि 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन है और तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो इसकी त्रिज्या आपको निकालनी थी। तो त्रिज्या का फॉर्मूला था R = mv/Q_b। ठीक है, बी हमें पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है। ठीक है नहीं, हमें किस चीज़ का नहीं पता, एक स्पीड का नहीं पता है। अगर हमें स्पीड का पता लग जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड हमें कहाँ से निकालनी थी, देखो एक 45 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक ये है, तो k = 1/2 mv² से आप निकाल सकते थे स्पीड को। एम हम जानते हैं, ये दिया है, यहाँ से स्पीड आप निकालते और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते तो फाइनली आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था कि एक दूरदर्शी की आवेदन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणें के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी थी। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट था ओमियो और अनोमियो परिपथ या प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, उसमें ग्राफ आपको बताना था और ग्राफ से आपको बताना था कि गत्यात्मक प्रतिरोध किसको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इतनी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है, तो रेडियस आपको निकालनी थी। ठीक है, ये डेरिवेशन था, आसान था। देखिए यहाँ क्वेश्चन आसान दिया गया था, क्लासिफाई द न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर एंड डिफाइन देम। यानी आपको न्यूक्लियस को डिफाइन करना था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे आपको न्यूक्लियस को डिफाइन करना था। ठीक है, नॉर गेट आपको बताना था, नॉर गेट क्या होती है उसके लिए टेबल आपको बतानी थी। ये आई और वी के लिए ग्राफ दिया गया था, आई और वी के लिए इक्वेशन दी गई है जिसमें आपको 3 चीज़ें निकालनी थी। एक तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, टाइम पीरियड, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आपको निकालना था। ठीक है, गामा रेज और बीटा और गामा रेज, ठीक है, गामा और अल्ट्रावायलेट रेज में आपने डिफरेंस करना था। ठीक है, हिंदी में देखिए आसान था, हिंदी में कुछ नहीं है। पूछा गया था परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए और इसको परिभाषित कीजिए। नॉर गेट क्या होता है उसके लिए सत्यता श्रेणी बनाइए। यहाँ आपको धारा और वोल्टेज के लिए इक्वेशन दी गई थी जिसमें वर्ग माध्य मूलमान आपसे निकाला गया था, आवर्तकाल आपको निकालना था, धारा और वोल्टता के बीच में अंतर आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आसान था कि क्राउन कांच की समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता इतनी हो जाए। ठीक है, लेंस की समावतल, सम का मतलब समान, अवतल यानी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्र त्रिज्या जो होंगी वो समान होंगी लेकिन अवतल है। ठीक है, अवतल के लिए मैंने क्या बताया था। ठीक है, अवतल के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती, R1 और R2 मतलब कौन सा साइन हम माइनस का लेंगे कौन सा प्लस का, बस यही आपको ध्यान देना था, बाकी कुछ था नहीं इसमें। यहाँ से आप फोकल लेंथ निकाल लेते क्योंकि F होता है 100/2.5 से अगर आप इसको डिवाइड करते तो 40 यानी F की वैल्यू 40 आ जाती। फाइनली आप इससे अप्लाई करने के बाद R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते थे। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ बनाकर आपको समझाना था।
श्रेणी में एलसीआर प्रतियोगिता अनुनाद, ठीक है, अनुनाद के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ इक्वल टू क्या निकलता है, 1/2 2 पाई अंडर रूट एल सी। इसी डेरिवेशन को आपको करना था, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल समझाइए, आसान था, आप आसानी से बोहर के तीनों पोस्टुलेट को लिख सकते थे। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी n इक्वल टू आपको साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, यानी इस डेरिवेशन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट, यानी इक्विकोनकेव लेंस हैज एम्बेड हाउ मच रेशो, यानी ये दिया है, मैंने आपको समझा दिया। ट्रांजिस्टर किसको कहा गया है, इसमें सवाल आपसे पूछा गया था। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन आपको निकालना था, बॉस मॉडल को समझाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखने थे। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों आपको लिख देने थे। करंट लॉ को जंक्शन रूल भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप कह देते। बताना था आपको सारी चीज़ें, यानी करंट लॉ और वोल्टेज लॉ आपको दोनों को लिखने थे और दोनों को समझाने थे, विद डायग्राम आप इसको समझाते। बाकी ये आसान सा न्यूमेरिकल दिया गया था, आप चाहते तो इसको कर सकते थे, नहीं तो ये आसान था, लगभग सभी को ये याद होता है, इस वजह से इसको हम आसानी से कर सकते थे, ठीक है। यानी एक्सप्लेन बोथ द लॉ ऑफ किरचॉफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के जो किरचॉफ के लॉ हैं उनको एक्सप्लेन आपको करना था। देखो यहाँ भी 5 नंबर में लुईस दी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध गति ऊर्जा के पदों में स्थापित करना था, ठीक है, आप इसको कर सकते थे। या फिर यानी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में √2m/eV, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में √2m/k, ठीक है, इसको आपको ड्राइव करना था, ठीक। या फिर हम क्या कर सकते थे, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा समांतर प्लेट धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना था। क्या सूत्र होता है, C इक्वल टू ε0A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K, ये आपको ड्राइव करना था, ठीक है। देखिए ये भी 5 नंबर बहुत आसान था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन, बामर और पास्चन, यानी एक डायग्राम आपको बनाना था और उसमें इन सीरीज़ को समझाने थे, उनके फॉर्मूले वगैरह आपको लिख देने थे, ठीक है। या तो आप इसको कर सकते थे, या विद्युत चुंबक के प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहा जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो रूल हैं, 2 रो बनाए थे उन्होंने, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब होता है तो इंड्यूस करंट पैदा होती है, और इंड्यूस करंट कितनी पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना पैदा होता है, सेकंड लॉ में उसको समझाया था उन्होंने। तो वो दोनों चीज़ें आपको बता देनी थी, ठीक है, आसान रहा। देखो यहाँ वेव फ्रंट आपको समझाना था, यानी तरंगार्क से आप क्या समझते हैं, और हाइगेंस के तरंगार्क संबंधी सिद्धांत के द्वारा रिफ्लेक्शन शायद, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपको समझाना था। आसान था, या इसके अलावा आप व्हाट इज़ द एलईडी को आप समझा सकते थे, नहीं तो ऊपर वाला आसान था ही, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बस ये पेपर था, आसान रहा आज का पेपर, इतना टिपिकल था नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आई होगी, लेकिन पेपर आसान ही रहा, ठीक है।